हेलो एवरीवन। हम लोग वेक्टर का आज सेकेंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो वेक्टर के सेकेंड लेक्चर में हमें वेक्टर का अलजेब्रा स्टार्ट करना है। वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में हमें क्या देखना है? हमें पता है कि एडिशन होता है, अलजेब्रा में एडिशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होंगे। एक मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट लगा के दिखाते हैं और एक में क्रॉस लगा के दिखाते हैं। और साथ में एक चीज ध्यान रखनी है कि वेक्टर का डिवीजन नहीं हो सकता, तो डिवीजन नहीं देखना होगा ना। वेक्टर का डिवीजन नॉट पॉसिबल है। तो हमें एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है और उनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो अलजेब्रा में ये सारी चीजें देखनी है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को हम ऐड करने के लिए दो टाइप के मेथड देखते हैं। एक होगा ग्राफिकल, या फिर इसको हम पिक्टोरियल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग एक देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये एडिशन लिखा है शॉर्ट में मैंने। फिर एक देखेंगे पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन। ये जो दोनों मेथड होंगे ये केवल दो वेक्टर के लिए होंगे, वैलिड ओनली फॉर टू वेक्टर्स। फिर एक और इसमें देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो ये कुछ भी नया नहीं होता, ये बस ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन होगा, मोर देन टू वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये तो पिक्टोरियल होगा। फिर एक हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम लोग जो ये पिक्टोरियल मेथड देखते हैं उसी में ज्योमेट्री लगा करके फॉर्मूले वगैरह बनाएंगे, मैथ्स इन्वॉल्व कर देंगे, तो उसी को बोलेंगे एनालिटिकल मेथड। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल मेथड। अब ये ग्राफिकल या पिक्टोरियल मेथड में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमने डायरेक्शन बना रखा है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। और सपोज कोई पर्सन या कोई पार्टिकल मान लो ईस्ट के लॉन्ग पहले 3 मीटर जाता है, तो एक उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर ईस्ट के लॉन्ग। फिर एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर अलोंग नॉर्थ, वो ऐसे गया, पहले ईस्ट के लॉन्ग 3 मीटर, फिर 4 मीटर नॉर्थ के लॉन्ग। अब अगर पूछा जाए कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो हम मिलाएंगे तो ये हमें आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ पे क्या था, दो डिस्प्लेसमेंट थे, एक ईस्ट की तरफ था D1 और एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट था
होल D2। आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो ये ऐड कैसे किया, पहले आपने एक वेक्टर बनाया, फिर उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाया, और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हमने। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी ये, और फाइनल यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है। यहाँ पे जो फाइनल डायग्राम बना वो ट्रायंगल बना, इसीलिए इसका ट्रायंगल लॉ नाम रखा गया है। तो इसमें हो क्या रहा है, जिन भी दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, हम उनको क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कोइंसाइड करे, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, हो सकता था मैं पहले D2 ले लेता और फिर D1 लेता, और उसके बाद भी अगर मैं रिजल्ट निकालता तो ये सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर आता। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तो ये मैंने अभी दो ऐसे वेक्टर लिए जो 90 डिग्री पे थे, बट ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री पे ही ये चीज वैलिड है। अगर मान लीजिए पर्सन या पार्टिकल यहाँ पे ऐसे गया होता, तो आप ये पहला वेक्टर होता, ये दूसरा वेक्टर होता, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते, तो इधर डिस्प्लेसमेंट मिलता, तरीका सेम होगा। तो मतलब ट्रायंगल ऑफ एडिशन में हमें क्या करना है, जो भी वेक्टर्स हैं हमारे पास उनको कैसे ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हम इनको कैसे ड्रॉ करेंगे, हेड टू टेल, एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल कोइंसाइड करेंगे। ऐसे ये एक ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, और इनको ज्वाइन करते हुए हम ऐसे ये रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, इस चीज को हम लोग पहले बी को ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ पे रिजल्ट में सेम एडिशन करना है, सेम एडिशन में हम लोग पहले बी को ड्रॉ कर सकते थे और फिर उसके हेड से ए को। और ध्यान क्या रखना है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड होना चाहिए, फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, आप देखेंगे कि ये और ये दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन सबको क्लियर है। इसमें हमें क्या करना रहेगा, जो भी गिवन वेक्टर्स होंगे उनको हेड टू टेल हम लोग ज्वाइन कर देंगे, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे कुछ दिया है, ए वेक्टर, और एक कोई वेक्टर ऐसे दिया है बी वेक्टर, इनको हमें ड्रॉ करना है, इनको ऐड करना है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग ऐड करने के लिए फिर से ऐसे कर लेंगे, पहले कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए ए ड्रॉ करते हैं, फिर ए के हेड से बी ड्रॉ करेंगे, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने पहले मान लीजिए ए को ड्रॉ किया, ये एक रफ डायग्राम है ना, फिर उसके बाद उसके हेड से बी को ड्रॉ कर लेंगे, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा ज्वाइन सही से नहीं हुआ, फिर से कर देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। फिर सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है, आप चाहे तो पहले बी को ड्रॉ कर सकते थे, फिर बी के हेड से ए को ड्रॉ कर सकते थे, फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ होपफुली क्लियर होगा ना। इसमें फाइनली हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको ट्रायंगल बोलते हैं ना। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, फाइनल वेक्टर की तरफ। अगर आपने स्टार्ट किया है बी वेक्टर से फिर ए वेक्टर, तो ये जो आया ये फाइनल पॉइंट है, तो रिजल्टेंट हमेशा फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। अगर आपने पहले ए बनाया फिर बी बनाया, तो फाइनल पॉइंट जो बी का हेड होगा वो होगा, और इनिशियल पॉइंट ए का टेल। तो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, और हमेशा जो ये फाइनल
पॉइंट होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट का हेड रखेंगे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, हमारे पास सपोज दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सॉरी, और वेक्टर बी, और हमें इनको ऐड करना है। तो हम इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे सच दैट कि इनके टेल कोइंसाइड कर रहे हो। दोनों वेक्टर को हमें ऐसे ड्रॉ करना है कि इनके टेल कोइंसाइड हो रहे हो। तो हमने ये ए को ड्रॉ कर दिया और ए के टेल से कोइंसाइड करते हुए हमने बी को उठा करके ऐसे यहाँ पे रख दिया, तो दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे जिसके ये दो एडजेसेंट साइड है। तो हम बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे पैरेललोग्राम आ गए। तो अब देखिए इसमें जैसे ये बी वेक्टर है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख लूँ, ये बी वेक्टर बन जाएगा। तो ये वाला जो होगा हेड टू टेल ट्रायंगल लॉ से मैं बोल सकता हूँ ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो पैरेललोग्राम आया वहां पे जो डायगोनल होगा, जो दोनों के टेल से कौन जा रहा होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। डायगोनल जो दोनों के टेल से पास हो रहा होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो पैरेललोग्राम क्लियर है सभी को। इसमें हमें दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करना है कि दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहा है, फिर उसको लेकर के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और फिर दोनों के कॉमन टेल से जो डायगोनल पास हो रहा होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है, बी के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, ए के साथ ये कुछ अल्फा एंगल है, बी के साथ ये बीटा है, तो इसमें अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा ये कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, तो वहां पर ये रिजल्टेंट ए की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। ए की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा मतलब वो वाला एंगल कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए अगर बड़ा है तो हमने ए को थोड़ा लंबा बना दिया ऐसे और बी को छोटा बनाया। अब इसको लेकर के पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर दिखाएंगे। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसमें देख रहे हैं ये ए के साथ जो एंगल है अल्फा वो छोटा आएगा और बी के साथ जो एंगल है वो बड़ा आएगा। मतलब रिजल्टेंट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इंक्लाइन टुवर्ड्स वेक्टर ऑफ हायर मैग्नीट्यूड ना। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है ना, अगर मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी तो उधर वाला एंगल कम हो जाएगा। और अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, अगर ए इक्वल टू बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर एग्जैक्टली उनके बीच से पास करेगा, उनका एंगुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। फिर अगर पूरा एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 से रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा होगा। पैरेललोग्राम की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, सपोज एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है वेक्टर ए, और एक वेक्टर है कुछ ऐसे दिया हुआ वेक्टर बी, और इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है यूजिंग पैरेललोग्राम। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों वेक्टर के टेल कोइंसाइड कराएंगे। टेल कोइंसाइड कराएंगे तो कैसे होगा, आपने मान लीजिए ये यहाँ पे ए बना लिया, फिर ए के टेल से बी को ड्रॉ कर देंगे, फिर ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें दोनों के टेल से जो डायगोनल पास होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो सबको होपफुली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्लियर होगा।
अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। ये जो दोनों ही मेथड हमने देखे, इनमें ये केवल 2 वेक्टर्स के लिए ही वैलिड था। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, जो कि कुछ भी नया नहीं होगा, ये सेम जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में देखा है वो उसी टाइप से होगा। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होंगे दैट विल बी मोर देन 2 वेक्टर। तो नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। तो ये क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है। जो हमने पीछे ट्रायंगल लॉ देखा वही उसी का एक्सटेंशन है ना। और ये जो होगा ये 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, के लिए ही ये बना हुआ है ना। इट इज applied when number of vectors are more than 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, सपोज हमने एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर हमने बी लिया और एक वेक्टर सी लिया। अब हमें ये 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं। 2 से ज्यादा वेक्टर लिए, 3 4 5 कितने भी ले लीजिए। अब उनको हमें ऐड करना है, तो हमें वही ट्रायंगल लॉ लगाना है। जो ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, जो भी गिवन वेक्टर्स हैं उनको हेड और टेल कोइंसाइड करते हुए ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ जो भी हमारे वेक्टर्स है सब में यही करते जाएंगे, हेड टू टेल। तो हम पहले ए के हेड से बी को ड्रॉ करेंगे, फिर बी के हेड से सी को ड्रॉ करेंगे, फिर जो फाइनल हेड रहेगा बचेगा वो फाइनल पॉइंट हो जाएगा और ये इनिशियल पॉइंट, और उनको ज्वाइन कर देंगे। तो पहले हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, फिर बी वेक्टर को, फिर बी के हेड से सी वेक्टर को। अब हमारा ये जो पहला वेक्टर हमने लिया उसका टेल इनिशियल पॉइंट होगा, और ये जो लास्ट वेक्टर का हेड है ये फाइनल पॉइंट। इनको ज्वाइन कर देंगे तो यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं। कितने भी वेक्टर्स आ जाएं हम ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा ना, हम सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। सीक्वेंस हम चेंज भी कर सकते हैं। हमें जैसे वेक्टर दिया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसको ऐड करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में ड्रॉ करिए, आप कोई भी सीक्वेंस में ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैंने पहले ए को ड्रॉ किया, फिर ए के हेड से सी को ड्रॉ किया, फिर सी के हेड से बी को ड्रॉ किया। अब आपका ये फाइनल पॉइंट होगा जो फाइनल हेड आया, और ये इनिशियल पॉइंट है, तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये सेम आएगा ना, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए इस बार क्या बन रहा है, 3 वेक्टर हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बना। अगर 4 वेक्टर होते तो पेंटागन बनता, 6 वेक्टर होते तो हेप्टागन, तो ऐसे चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन बोल रहे हैं ना, कितने भी साइड्स का कोई ऐसा बन सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और उनको हम जब सम कर रहे हैं, तो हम जहां से चल रहे हैं अगर उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे रिजल्टेंट कितना बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3 वेक्टर्स थे और आपने इनको ऐड किया, तो क्या हुआ। मान लीजिए आपने पहले ए को ड्रॉ किया, फिर ए के हेड से बी को ड्रॉ किया, फिर बी के हेड से सी को ड्रॉ किया। तो जब आपने सी को ड्रॉ किया तो आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम जगह आ गया, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट बोलेंगे 0।
यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, 0 हो गया, 0 वेक्टर। तो कभी भी ऐसा हो कि अगर आपके पास कई सारे वेक्टर दिए हैं और आप उनको ऐड कर रहे हैं और जहां से चल रहे हैं वहीं पहुंच जा रहे हैं, तो वो हमारा 0 रिजल्टेंट देंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे जो हमें अक्सर स्टेटमेंट में पूछा जाता है। जैसे एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे टू गेट अ 0 रिजल्टेंट इफ वेक्टर्स आर इन अ लाइन। ना, अगर वेक्टर एक लाइन में है तो कम से कम कितने वेक्टर में हमें 0 वेक्टर मिल सकता है, 0 रिजल्टेंट मिल सकता है। तो 0 रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब कम से कम एक लाइन में 2 वेक्टर होने चाहिए और दोनों क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पे 0 रिजल्टेंट मिलेगा। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाऊं और इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन लगाऊं, तो एक ही लाइन में दोनों फोर्स हैं लेकिन अपोजिट हैं, तो वहां पे 0 रिजल्टेंट मिलेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कम से कम कितने वेक्टर चाहिए सो दैट कि 0 रिजल्टेंट मिले, तो हम अगर वो एक लाइन में तो 2 बोलेंगे। 2 से ज्यादा में भी 0 मिल सकता है बट कम से कम 2 लगेंगे। जैसे यहीं पे मान लीजिए हम ऐसे बोल रहे हैं, इधर को 10 लग रहा है बट अपोजिट में 4 न्यूटन लगाया गया और 6 न्यूटन लगाया गया, तो 2 वेक्टर लगाया गया, तो इन तीन वेक्टर का सम 0 है। तो 2 से ज्यादा भी पॉसिबल है लेकिन कम से कम कितने लगेंगे, तो 2। तो ये हमें ध्यान रखना होगा ना कि मिनिमम 2 vectors are required to get 0 resultant if vectors are कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जब वो एक ही लाइन में होंगे। फिर ऐसी है कि अगर हम हमारे पास वेक्टर्स सारे एक प्लेन में हो, को प्लेनर वेक्टर्स हो, तो कम से कम कितने वेक्टर्स में हमें 0 रिजल्टेंट मिल जाएगा ना, कम से कम कितने वेक्टर में। अगर वो एक प्लेन में है, कोलिनियर नहीं है, तो कम से कम 3 वेक्टर में लगेंगे, तभी आप जहां से चलोगे वापस वहां पे आ पाओगे। 0 रिजल्टेंट मतलब जहां से चलोगे जब वहां वापस आओगे तभी हो पाएगा। तो जब भी वेक्टर्स को प्लेनर होंगे, एक प्लेन में होंगे, एक लाइन में नहीं, एक प्लेन में, तो कम से कम 3 वेक्टर लेंगे। 3 से ज्यादा में भी 0 मिल जाएगा ना, जहां से चले आप वहां से। ऐसे 4 वेक्टर में भी 0 मिल सकता है, 5 में भी 0 मिल सकता है, बट हमें कम से कम पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू get a 0 vector if vectors are coplanar। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होंगे। सेम वे में एक और हमें स्टेटमेंट पूछा जाता है कि अगर वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही प्लेन में सारे वेक्टर नहीं है, तो वहां पे कम से कम कितने वेक्टर लगेंगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर ऐसे एक्सिस बना लिए, हमने ऐसे एक्सिस ले लिया और इधर मान लो एक्स एक्सिस ले लिया, इधर को वाई एक्सिस और ऊपर को जेड एक्सिस। अब अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे एक्स वाई प्लेन में एक ए वेक्टर है, एक वेक्टर कोई बी वेक्टर है, और एक वेक्टर जेड एक्सिस के पैरेलल कोई सी वेक्टर है, तो कम से कम कितने वेक्टर हमें चाहिए कि हम जहां से चले वहीं पहुंच जाएं।
अगर वो एक प्लेन में नहीं है ना, अब देखिए ये एक्स वाई प्लेन में ए और बी, और ये वाला एक्स वाई प्लेन में नहीं है, तो जहां एक ही प्लेन में नहीं होंगे वहां पे कम से कम एक, यहाँ पे देख रहे हैं 3 के बाद एक और लगेगा, सो दैट कि जहां से चलें वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो अब यहाँ पर एक ऐसे डी वेक्टर और चाहिए होगा। तो जहां पर भी चीजें स्पेस में होंगी ना, ये जो सी वेक्टर मैंने बनाया ये डी वेक्टर के, सॉरी जेड के डायरेक्शन में था, तो 4 वेक्टर में हमें 0 मिल पाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। If vectors are not coplanar, अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं जो हमने पढ़ा अभी उनको लेते हुए। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया, इसको ए बोलते हैं, इसको बी और इसको सी। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। Which of the following statement is are correct। जैसे पहला स्टेटमेंट है ए बी प्लस सी बी, ए बी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर बराबर होगा सी ए वैक्टर। दूसरा सी ए वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर बराबर होगा सी बी वैक्टर। तीसरा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर बराबर होगा ए सी वैक्टर। चौथा सी ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर बराबर होगा सी बी वैक्टर। ना आपको इसमें स्टेटमेंट में ट्रायंगल में ये ट्रायंगल लॉ लगा लगा के देखना है कि कौन सा ऐसा वैलिड है। तो आप देखिए जैसे पहला है ए बी प्लस सी बी वैक्टर। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखने से पहले आप 2 मिनट पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, जब नहीं है तब उसके बाद अब आप सॉल्यूशन देखिए। तो अब जैसे यहाँ पर क्या है, ए बी वैक्टर प्लस सी बी वैक्टर, सी बी मतलब ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी वैक्टर और सी बी वैक्टर इनके हेड कॉन्साइड हो रहे हैं। अब ये हेड कॉन्साइड हो रहे हैं, तो उस केस में क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों के टेल ज्वाइन करके ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ये समझे ना, ए बी वेक्टर मतलब ये और सी बी वेक्टर मतलब ये, तो ये ट्रायंगल लॉ लगेगा इसमें, तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। सेम वे में सी ए वेक्टर और बी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर मतलब यहां से यहां को आ रहा है, बी ए वेक्टर मतलब यहां से यहां को आ रहा है। डायग्राम में अगर हम देखें तो सी ए वेक्टर मतलब ये, बी ए वेक्टर मतलब ये। अब इनके हेड कॉन्साइड हो रहे हैं, तो क्या फ्री टेल को ज्वाइन करने से हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा ना? ये ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने, तो ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यहां दिख रहा है ए बी वेक्टर उसके हेड से दूसरे का टेल जा रहा है, और फिर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला रहे हैं ए सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ना। सी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ए बी वेक्टर मतलब ये हुआ ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर मतलब ये वेक्टर बी से सी की तरफ जो जा रहा है। अब इनको जब आप ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट यही होगा ना, जो ऐसे जा रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए से सी तरफ का वेक्टर जा रहा है ना, ए से सी, तो ये वाला देख रहे हैं स्टेटमेंट सही है। ये हमने सेकेंड ऑप्शन डिस्कस किया, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ऐसे ही अगर हम फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करें, फोर्थ में क्या है, सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर मतलब इधर से इधर को आने वाला ना, ये हेड है। फिर ए बी वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, ये टेल है ना, हेड टू टेल कंबाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, और ये सी बी वेक्टर ये भी सही आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन में सी ए वेक्टर मतलब ये वेक्टर, फिर ए बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर,
फिर इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा सी बी वेक्टर। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो ऐसे हमने ट्रायंगल लॉ लगा करके देखा कि ये कौन से स्टेटमेंट सही है। और एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने कोई ट्रायंगल लिया हुआ है, इसमें ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, और AB का मिड पॉइंट कुछ हमने M ले लिया ना। M जो है मिड पॉइंट ऑफ AB है। तो हमें बताना है कि OA वेक्टर और OB वेक्टर का जो सम होगा वो OM वेक्टर के टर्म में कितना हो रहा होगा। OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहला ऑप्शन OM वेक्टर, दूसरा ऑप्शन 2 टाइम्स ऑफ OM वेक्टर, तीसरा ऑप्शन 3 टाइम्स ऑफ OM वेक्टर, चौथा ऑप्शन 4 टाइम ऑफ OM वेक्टर। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि OA और OB का सम निकालना है इन टर्म्स ऑफ OM, और M इज अ मिड पॉइंट। तो आप पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा। सेकेंड देखिए क्यों सही आ रहा है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो m है वो मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे m को मिड पॉइंट लिया गया है, मतलब मैग्नीट्यूड में am और mb ये इक्वल है ना। तो अगर हम लोग am वेक्टर लें और bm वेक्टर लें, am वेक्टर am वेक्टर और bm वेक्टर लें, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। am इधर को आ रहा है, bm उधर को आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन वाइज हम सोचेंगे तो अपोजिट है। तो जब भी दो मैग्नीट्यूड में सेम वेक्टर और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं तो हम ऐसे माइनस लगा के लिखते हैं। माइनस का मतलब है कि bm वेक्टर के आगे माइनस लगा है, मतलब माइनस की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो वो am वेक्टर बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। दो अपोजिट वेक्टर अगर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल लॉ से अगर हम सोचें तो ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर का सम क्या होगा, ओ एम वेक्टर ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर बराबर होगा ओ एम वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल लॉ से हम बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर बराबर होगा ओ एम वेक्टर। ये एक इक्वेशन होगी। सेम वे में अगर हम लोग इधर के साइड में ट्रायंगल लॉ लगाएं, ओ बी वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, ओ एम वेक्टर। तो फिर से ऐसे लगा देते हैं ओ बी वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर, ये क्या आ जाएगा ओ एम वेक्टर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो आपको पता है ए एम और बी एम अपोजिट है, तो इनको ऐड करने जाएंगे तो इनका सम कितना आएगा, 0। नहीं, यहाँ पे माइनस ए एम की जब माइनस बी एम लिखेंगे और ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, जब ऐड करेंगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ओ एम वेक्टर। तो सबको क्लियर होगा। सेम टाइप का एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक रेगुलर हेक्सागन है, इसमें ये पॉइंट O है, ये A, ये B, C, D, E। ये एक रेगुलर हेक्सागन है ना, सारे साइड इक्वल है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी सम ऑफ OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE। इन सब का सम बताना है इन टर्म्स ऑफ OC वेक्टर। तो हमें बताना है ये कितना होगा, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है।
तो एक हो सकता है ये सब बराबर है 2OC के, एक में हो सकता है 3OC के, एक में हो सकता है ये सब बराबर है 4OC, और एक हो सकता है कि ये सब बराबर है 5/2OC। तो ऐसे कुछ ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो आप पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है, हम ऐसे सोचेंगे कि ओ ए वेक्टर मतलब ये वेक्टर, ओ बी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, ओ सी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, ओ डी वेक्टर मतलब ये वेक्टर, और ओ ई वेक्टर मतलब ये वेक्टर। हमें इन सब का सम चाहिए ना। ये क्लियर है प्रॉब्लम? किसका किसका सम है? ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर ना, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ओ ई वेक्टर, इन सब का सम चाहिए। तो अब देखिए यहां पर ये जो हम सम निकालने जाएंगे, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई, इनका हमें सम निकालना है। तो इसमें ये एक ओसी तो ऑलरेडी है, तो इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, एक ओसी तो वहीं से आ जाएगा। इन चारों को सॉल्व करना है, ओ ए ओ बी ओ डी ओ ई, इनका सम क्या होगा। तो हम देखेंगे ट्रायंगल लॉ से हम किसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं ओ डी वेक्टर ये लूं और उसमें ये ओ ए वेक्टर को उठा के यहां पे रख दूं, ये दोनों पैरेलल साइड है ना और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ओ ए वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ ना डीसी वेक्टर, ओ ए वेक्टर को मैं बोल सकता हूँ डीसी वेक्टर। तो ओ डी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर ये क्या बन जाएगा, ओसी वेक्टर। तो क्या मतलब हुआ, ओ ए वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ ए वेक्टर जो है वो बराबर है डीसी वेक्टर के, और हमें पता है कि ओ डी वेक्टर ना, यहाँ पर ओ डी वेक्टर और डीसी वेक्टर ना इक्वल मैग्नीट्यूड के और एक ही डायरेक्शन में, तो हम ओ ए वेक्टर बोले या डीसी। हमने पीछे देखा था ना कि हम एक वेक्टर को पैरेलल उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उससे मीनिंग चेंज नहीं होता। तो ओ डी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओसी वेक्टर। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके ओसी बन जाएगा। अब क्या रह गया, अब हमारा रह गया ओ बी और ओ ई कितना होगा। ओ बी मतलब ये वाला वेक्टर, और ओ ई दिख रहा है ये है और ये पैरेलल साइड है, तो ओ ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ई इज इक्वल टू बीसी वेक्टर, और हमें पता है कि ओ बी वेक्टर में जब बीसी वेक्टर ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, ओ सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ बी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर भी क्या बन जाएगा, ओ सी वेक्टर। तो ये सारा सम कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर को हमने ओ डी के साथ ऐड कर लिया, ओ सी को एज इट इज रहने दिया, और ओ बी वेक्टर को ओ ई में ऐड किया। तो ये ओ सी प्लस ओ सी प्लस ओ सी, तो ये बन गया हमारा 3OC। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो ये हमने जो देखा ये सब क्या था, ग्राफिकल या पिक्टोरियल मेथड था। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में कुछ भी हम ऐसा डिफरेंट नहीं करने वाले, हम सेम चीज करेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पिक्टोरियल मेथड में करते आए बस उसमें हम थोड़ा सा मैथ इन्वॉल्व कर देंगे, तो उसी को हम बोल देंगे एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे हम थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे जो रिजल्ट आ रहा है उनकी। एनालिटिकल मेथड हम लोग देख रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए एनालिटिकल मेथड में हम या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर ऐड करते हैं और उसी में थोड़ा मैथ इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच में थीटा एंगल है। तो हम अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो हमने मान लीजिए इनको पैरेललोग्राम से ऐड किया, वेक्टर ए बनाया और ए के हेड से बी वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर इनको लेते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ए और बी के बीच का एंगल कितना था, थीटा, और ए और आर के बीच का एंगल हम मान लेते हैं कुछ अल्फा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस आर के लिए हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ए के हेड से ऐसे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इस ए को आगे एक्सटेंड करेंगे, सॉरी रिजल्टेंट के हेड से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, ऐसे ए को आगे एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ रिजल्टेंट के हेड से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे। इसको कुछ ओ बोल देते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी मान लेते हैं और ये डी मान लेते हैं। तो हमें देखिए पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको स्मॉल ए से दिखाएंगे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी से। तो ये वाली साइड जो होगी वो बी है और ये वाली ए है। अब ये बी है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो ये भी कितनी आएगी, बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बी हुआ और ये ए है, और ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है। अब देखो ट्रायंगल ए डी सी में, अगर ट्रायंगल हम ए डी सी में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है और इसका हाइपोटेन्यूस हमें पता है। तो इसका एडजेसेंट साइड कितना होगा और सामने वाली साइड कितनी होगी, तो हम साइन थीटा लगा लेंगे, कॉस थीटा लगा लेंगे। तो ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा कितना होगा, ए डी अपॉन में ए सी कितना है, बी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। सेम वे में अगर हम साइन थीटा लगाएं इसी ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा मतलब इसके सामने वाली साइड सी डी अपॉन में ए सी मतलब बी। तो इससे सी डी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। तो हमने ये साइड निकाल ली ना, ए डी की वैल्यू आई बी कॉस थीटा। ये आपको देखिए वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना रहता है कि अगर हाइपोटेन्यूस पता है और थीटा पता है तो हमेशा थीटा के एडजेसेंट वाली साइड को डायरेक्ट बोलोगे बी कॉस थीटा और थीटा के सामने वाली साइड को बोलोगे बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये कितना हो गया, बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब हमें देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट मतलब ये ओ सी, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हम ट्रायंगल ओ डी सी देखें, ये एंगल 90 है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल ओ सी डी। ये 90 डिग्री है तो ये ओ सी उसका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, बाकी दो साइड ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ओ सी डी में एंगल डी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओडी मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर ना, रिजल्टेंट का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऊपर से एरो हटा देंगे तो वही मैग्नीट्यूड होगा। ओडी को कितना बोलेंगे, ओडी कितना हो रहा होगा, ओ से ए तक की लेंथ प्लस ए से डी तक की लेंथ। ओ ए कितना है, ए, और ए डी कितना है, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए प्लस बी
कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस सी डी मतलब कितना हो रहा होगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो, अगर हम बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करें तो बी स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सब बराबर है आर स्क्वायर के, तो आर का स्क्वायर इधर कर देंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो वहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा, जहां थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखिए, केवल अगर हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता दें तो क्या वेक्टर में बात कंप्लीट हो जाएगी? वेक्टर अगर हमें बताना है तो हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे बताएंगे, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी जो दिए हैं, मतलब इनका डायरेक्शन पता है। तो अगर दो गिवन चीजें हैं तो उनमें से कोई एक के साथ एंगल बता दे तो हमें पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट किधर को जा रहा है। तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल बता दें अल्फा या फिर बीटा, तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। अब हम ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए tan अल्फा ना, ट्रायंगल ओ सी डी में tan अल्फा लगाएंगे तो क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू सी डी अपॉन में ओ डी, और फिर उनकी वैल्यू डाल देंगे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू सामने वाली साइड ना, सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी, और एडजेसेंट साइड है ओ डी, तो सी डी अपॉन में ओ डी। सी डी कितना है, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारा आ जाएगा tan अल्फा। इसको भी हम याद रखते हैं, भूल जाए तो हम डिराइव कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है, लेकिन बेटर है कि याद ही रखो। तो अभी देखो, अल्फा जो हमने निकाला वो क्या था, ए के साथ एंगल है। अगर आप बी के साथ एंगल निकालते तो ये वाला एंगल को हम बीटा बोलते, तो उस टाइम पे बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो बीटा के लिए हम क्या करते, बी को आगे एक्सटेंड करते जैसे ए के लिए किया था अल्फा के लिए, और ये परपेंडिकुलर डालते और वही सेम काम करते ना। tan बीटा अगर हम निकालना होता तो परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड ना। तो आप देखोगे कि ये एंगल थीटा आएगा, ये अगर थीटा है तो ये ए है, तो ये ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा प्लस बी। मतलब जो आपका यहाँ फॉर्मूला है उसमें ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे बस। tan बीटा इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। जब आप ए के साथ एंगल देख रहे हैं तो उसको अल्फा बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे नीचे ए रहेगा और यहाँ पे बी। जब आप बी के साथ एंगल देख रहे हैं तो उसको बीटा, तो उस टाइम पे यहाँ बी प्लस नीचे बी रहेगा और बाकी दो जगह ए रहेगा। तो ऐसे करके हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में कुछ कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। जैसे हमें रिजल्टेंट मिला आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक मिनट, 2ab कॉस थीटा ऐसे मिला। अगर हमें यहाँ पे थीटा को वेरी करा सकें ना, अगर हमारे पास ये बोल दिया जाए कि दो वेक्टर हैं ए और बी, और आप थीटा को वेरी करा के बताइए कि आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, तो आर मैक्सिमम कब होगा, अगर ए और बी गिवन है, थीटा वेरी करा रहे हैं,
तो मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। तो अगर हमें आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कॉस थीटा भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होगा? 1। मतलब थीटा कितना होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा फिर? आर इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस बी। मतलब अगर हम r को a और b दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो वहां मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? दोनों का डायरेक्ट एडिशन कर दें ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, इस पे आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और एक इधर कोई सेम डायरेक्शन में 5 न्यूटन। अगर सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना हो रखा है? 0। तो इस टाइम पे रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा ना। वो कितना हो जाएगा? सीधे 10 प्लस 5 15, सीधे a प्लस बी हो जाएगा। तो नेट हो जाएगा 15 ना। तो ये हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब ऐसा नहीं है कि 10 और 5 लगाया और चमत्कार हो जा रहा है, 500 न्यूटन फोर्स मिल रहा है नेट ना। मैक्सिमम एक लिमिट तक ही लग सकता है ना। तो वो कितना होगा? a प्लस बी। सेम वे में अगर हम लोग मिनिमम निकालें, यहाँ पे अगर हम लोग मिनिमम निकालें तो अगर हमें r की मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर r की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए cos थीटा की वैल्यू मिनिमम चाहिए। मिनिमम कितना होता है cos थीटा? -1। मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या हुआ? अगर एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर अपोजिट में होगा, तब ये एंगल 180 होगा। तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा यहाँ पर? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। माइनस 2ab मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी अंडर रूट हटा के। यहाँ देखिए हम लोग मॉड लगा के रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। हम यहाँ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना, साइन नहीं। तो आप मॉड लगा के, कोई भी एक बड़ा हो सकता है, कोई दूसरा छोटा हो सकता है। तो ये हमने r की मिनिमम वैल्यू निकाली। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर ऐसे लग रहे हैं तो मिनिमम a माइनस बी हो सकता है, उससे कम नहीं। तो जैसे ये मान लीजिए आपने ऐसे लिया, एक इधर को 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इधर को 4 न्यूटन। तो यहाँ पर मिनिमम मिनिमम का ये केस होगा ना। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 6 न्यूटन। ऐसा नहीं है कि 10 और 4 लगा रहे हो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, उसमें भी एक लिमिट है कि कम से कम इतना मिलेगा। तो कम से कम कितना मिलेगा? a माइनस बी। तो इन दोनों को लेते हुए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट, उनका मैग्नीट्यूड a और b है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक रेंज में होगा। वो रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगा? a प्लस बी से स्टार्ट होकर के a माइनस बी के बीच में होगा। मिनिमम वैल्यू a माइनस बी और मैक्सिमम a प्लस बी। तो अब जैसे इस पे एक हम प्रॉब्लम करते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 and 6 are added। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ना पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता है अगर हमने 10 और 6 वाले दो वेक्टर को लेके ऐड किया। तो एक ऑप्शन जैसे 18, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 2, पांचवा ऑप्शन है 10। तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर? हम देखेंगे कि भाई हमारे पास दो वेक्टर है 10 और 6 के। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो इनका रेंज कहां से कहां तक वैरी करेगा। जो भी रेंज के अंदर आएंगे वो सारे रिजल्टेंट पॉसिबल होंगे
रेंज के बाहर नहीं होने चाहिए। तो अब जैसे रिजल्टेंट का रेंज कहाँ तक होगा, a माइनस बी, मतलब 10 माइनस 6, 4 से स्टार्ट करके a प्लस बी मतलब 16, इसके बीच में ही रिजल्टेंट हो सकता है, ना 4 से कम ना 16 से ज्यादा। तो जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या है 18 आ रहा है, 18 16 से ज्यादा है तो ये नहीं हो सकता। 15 रेंज में है तो ये हो सकता है, 5 भी रेंज में है, 2 क्या है 4 से भी कम हो गया, 4 से भी कम है ये, तो ये नहीं हो सकता। 10 भी रेंज में है, तो ये ऐसे सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी एक यूनिट वेक्टर आ जाए तो उन यूनिट वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज also a unit vector, then what will be angle between unit vectors। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? आप पहले पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें बोला जा रहा है कि दो यूनिट वेक्टर, मान लीजिए एक ए है एक बी है, और इनका जो रिजल्टेंट निकाला वो भी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो हम ये फॉर्मूले में डाल देंगे, r इक्वल टू अंडर रूट, ये हम दो तरह से करेंगे, एक फॉर्मूले से फिर एक बार डायग्राम से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब यहाँ r क्या है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, ए और बी भी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 2 1 1 कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते तो 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इससे आ जाएगा माइनस हाफ, तो इसका मतलब थीटा कितना हो रखा है 120 डिग्री। तो ये हमने आंसर निकाल लिया फॉर्मूले का यूज करके। अब इसी चीज को हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं, डायग्राम का यूज करके। इसमें देखिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम ट्रायंगल लॉ से दोनों को ऐड करें तो एक वेक्टर अगर ये ए कैप है तो दूसरा वेक्टर इधर को कुछ होना चाहिए बी कैप, और उनका रिजल्टेंट फिर आना चाहिए ये कुछ आर वेक्टर, वो भी आर कैप, ऐसे आना चाहिए ट्रायंगल लॉ से। और अगर तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ये और ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तो हर एक एंगल अंदर का कितना हो रखा है 60। तो अब क्या हम इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा है ना। अगर आपको ये चाहिए कि इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, जब हेड और टेल कोइंसाइड होते हैं तो उस टाइम पे हेड को आगे एक्सटेंड करना पड़ता है ना, तो बाहर वाला एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम ये अंदर वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा हमारा आ जाएगा 120 डिग्री ना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने पीछे बताया हुआ है ना, जब दोनों के टेल कोइंसाइड हो रहे हो या दोनों के हेड कोइंसाइड हो रहे हो तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। लेकिन अगर एक का हेड और एक का टेल कोइंसाइड हो रहा है तो हेड को आगे एक्सटेंड करके बाहर वाला एंगल निकाल लेते थे, या फिर टेल को पीछे एक्सटेंड करके भी निकाल सकते हैं बाहर वाला एंगल। फिर अब हम एक प्रॉब्लम और कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है कि दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड का सम 18 है। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड का सम
18 है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है। रिजल्टेंट मतलब जब हमने a प्लस बी करके ऐसे निकाला डायरेक्शन के साथ तो कुछ r आया, तो ये जो r का मैग्नीट्यूड है वो कुछ 12 है। और साथ में हमें दिया हुआ है कि वेक्टर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ये जो रिजल्टेंट आया हुआ है वो उसमें a और b में एक छोटे मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा और एक बड़े मैग्नीट्यूड का। तो जो छोटे मैग्नीट्यूड का होगा उस पे वो परपेंडिकुलर है। तो हमने मान लिया कि a और b में वेक्टर a इज स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, तो वो स्मॉलर वाले पे परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है, इतनी चीजें गिवन है ना, तो हमें बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 18 है और उनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का की वैल्यू 12 है, और साथ में दिया है कि रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड a और b में अगर a स्मॉलर है तो उस पर परपेंडिकुलर है। तो हमें बताना है कि a और b का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। तो आप पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आगे का पार्ट देखिए। तो अब देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने डायग्राम में ऐसे दिखाएं कि ये a वेक्टर है ना, तो इसका रिजल्टेंट इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब इधर जाना चाहिए। अब अगर रिजल्टेंट इधर चाहिए तो b वेक्टर ऐसे आया होगा ना हेड टू टेल में, तब ना फाइनल हेड यहाँ आएगा तो हम ऐसे ज्वाइन करके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि b वेक्टर कुछ ऐसे होना चाहिए और ये यहाँ पर ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो r अब आ गया परपेंडिकुलर टू a। अब हमें बोला गया कि r का मैग्नीट्यूड 12 है, मतलब ये वाली साइड कितनी है 12। अगर हम a को मान लेते हैं कि कुछ x है तो b कितना हो जाएगा, a और b के मैग्नीट्यूड का सम 18 है ना, अगर ये x है तो ये कितना होगा 18 माइनस x। तो ये साइड हम बोल सकते हैं 18 माइनस x। अब देखो हमें इस डायग्राम में, अब वेक्टर वगैरह छोड़ो, अब आपको नॉर्मल एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप इनको रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे, ये वाली साइड का स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर बराबर होगा ये वाली साइड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर होगा 18 माइनस x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर मतलब 324 ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यूज आ जाएंगी। क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर हम यहाँ पे 36x भी आएगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36x इक्वल टू ये 324 में से ये जाएगा तो कितना रह जाएगा 324 माइनस 144। तो यहाँ से अब x को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 0 180। तो मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर x 5 है मतलब a का मैग्नीट्यूड कितना है, ये a का मैग्नीट्यूड आया ना, a का मैग्नीट्यूड है 5। तो और a और b के मैग्नीट्यूड का सम 18 था, तो b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 13। तो ये हमने दोनों आंसर निकाल दिए। सबको सही से समझ आया ना क्या क्या प्रॉब्लम था और फिर उसका क्या सॉल्यूशन है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड है 3p एंड 2p। एक का मैग्नीट्यूड 3p है और एक का मैग्नीट्यूड 2p है और इनका रिजल्टेंट कुछ r है ना। दो वेक्टर थे, एक मैग्नीट्यूड वेक्टर a है और एक p है, तो a का मैग्नीट्यूड 3p और b का 2p है, तो रिजल्टेंट कितना है r। अब अगर हम a को डबल कर दें, a का मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो वो 6p हो गया, b को एज इट इज रखें
तो रिजल्टेंट भी अब डबल आ रहा है, तो रिजल्टेंट भी अब डबल आ रहा है। तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना रहा होगा। क्वेश्चन सबको समझ आया? दो वेक्टर्स थे, एक का मैग्नीट्यूड था 3p और दूसरे का था मैग्नीट्यूड 2p। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, डायरेक्शन अलग अलग रहेंगे। तो रिजल्टेंट कितना आया r। फिर हमने जिसका 3p मैग्नीट्यूड था उसको डबल करके 6p कर दिया, 2p वाले मैग्नीट्यूड को एज इट इज रखा और फिर से रिजल्टेंट निकाला तो वो 2 आ रहा है। तो थीटा बताना है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, तब आप सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक वेक्टर 3p है, दूसरा वेक्टर 2p है, तो उस टाइम पे रिजल्टेंट कुछ आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। ए और 3p और 2p के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। फिर आपने 3p को डबल कर दिया, 6p कर दिया, तो क्या उससे ये एंगल चेंज हो जाएगा? एंगल तो दोनों बार ये थीटा ही रहेगा ना, बस ये आगे बढ़ जाएगा तो रिजल्टेंट उसके अकॉर्डिंग नया आ जाएगा। तो हम दो बार रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों बार में थीटा को सेम रखेंगे। तो अब पहली बार जब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहली बार जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पे लगाएंगे r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसकी अगर हम स्क्वायरिंग कर लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 9p स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 13p स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ये एक इक्वेशन आ गई। ये हमने अभी पहले वाले सिचुएशन को लेकर के लगाया। अब दूसरी बार जब लेंगे तो एक का मैग्नीट्यूड 6p रखेंगे, दूसरे का 2p और रिजल्टेंट 2r, लेकिन थीटा चेंज नहीं होगा ना, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर सेम है, क्योंकि 3p का हमने डायरेक्शन नहीं चेंज किया है ना, 3p को बस एक्सटेंड कर दिया है, ये एंगल सेम बना हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6p हो गया है, 2p अब भी वैसे ही है। तो इनको जब हमने ऐड किया तो अब यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो ये एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा है ना दोनों जगह। तो जब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्टेंट 2 आ रहा है, तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अंडर रूट को मैंने पहले से इधर कर लिया ना, अगर मैं अंडर रूट इधर कर दूंगा तो बोलूंगा आर स्क्वायर, आर कितना है 2p सेकेंड केस में, तो 2p का स्क्वायर 2r का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 36p स्क्वायर आएगा, यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा। अब अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से तो क्या आ जाएगा, 4 इधर बचेगा और इधर आ जाएगा 40 प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं ना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2, cos थीटा -1/2। तो टिग्नोमेट्री में अभी आप सीख लेंगे, अगर नहीं पता है थीटा कितना होता है 120 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक क्या क्या हुआ है? बाकी कैलकुलेशन था वो मैंने नहीं किया ना, तो अब आप इतना अच्छे से कर लीजिए कि जो वेक्टर के मॉड्यूल में जो वेक्टर एडिशन तक का असाइनमेंट होगा वो कंप्लीट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर सब्ट्रैक्शन और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे।